वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल पढ़ेंगे। क्रैमर रूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए पढ़ते हैं। आपको तीन इक्वेशंस दी होंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इससे आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इससे आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डी कैसे बनाएंगे कि जो यहाँ x का कोफिशिएंट है a1 वो यहाँ लिखेंगे, फिर y का जो कोफिशिएंट है b1 वो यहाँ लिखेंगे, इसी तरह जो z का कोफिशिएंट है c1 वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह जो सेकंड रो बनेगी वो सेकंड इक्वेशन से बनेगी, जो x y z के कोफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे, तो a2 b2 एंड c2। इसी तरह थर्ड रो जो बनेगी डिटर्मिनेंट की वो थर्ड इक्वेशन से बनेगी, जो x y z के कोफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे। तो क्या है? a3 b3 एंड c3, ये बन जाएगी डिटर्मिनेंट। अब x बराबर क्या होगा? d1 अपॉन डी, y बराबर होगा d2 अपॉन डी, z बराबर होगा d3 अपॉन डी। अब बात आती है कि d1 कैसे लिखी जाएगी। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ d1 d2 और d3 से। तो आप देख सकते हैं ये d1 बन जाएगी। इसी तरह जब हम d2 लिखना चाहेंगे, यानी कि जब y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें d2 अपॉन d लिखना पड़ेगा। तो d तो ये है, d2 कैसे लिखेंगे? जब हम इस सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 और d3 से, तो ये आप देख रहे हैं कि d2 बन जाएगी। इसी तरह जब हम z निकालेंगे तब फॉर्मूला होता है d3 बाई डी। तब हम क्या करेंगे? ये जो थर्ड कॉलम है जिसमें c1 c2 c3 लिखा है, इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 और d3 से, तो इस तरह से d3 बन जाएगा। चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। मीन्स x y z क्रैमर रूल के थ्रू हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। एक ये इक्वेशन दे रखी है हमें, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड तीसरी इक्वेशन है 5x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रैमर रूल से हमें लगाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। x की वैल्यू होती है d1 अपॉन डी, y बराबर होता है d2 अपॉन डी एंड z बराबर होता है d3 अपॉन डी। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। आप देख रहे हैं d हर जगह है, तो हम पहले d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x y z के कोफिशिएंट हैं वो हम फर्स्ट रो में लिख देते हैं, 1 -3 1। फिर सेकंड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट हैं उन्हें हम सेकंड रो में लिख देते हैं, 3 1 और यहाँ 1। फिर थर्ड रो कैसे लिखते हैं? जो थर्ड इक्वेशन है उसके जो x y z के कोफिशिएंट है वो लिख देते हैं, तो 5 1 एंड 3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलोंग। तो देखिए 1 कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो 1 1 1 एंड 3, फिर माइनस 3 ऑलरेडी है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो 3 5 1 3, लास्ट है 1। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम मींस थर्ड कॉलम, 3 5 1 1। देखिए 1 ये एज इट इज, 3 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 लिख दिया हमने। यहाँ देखिए 3 3 9 -5, यहाँ दे +1, 3 1 3 -5 1 5 मीन्स 3 -5। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 2
यहाँ आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 2, इस माइनस 2 से ये प्लस का 2 कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई हमारे पास। ओके, अब हमें क्या निकालना है D1। D1 हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन में RHS में है वो D1 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में जो RHS में है वो D2 की वैल्यू है, जो थर्ड इक्वेशन में RHS में है वो D3 की वैल्यू है। उसको कॉलम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, जो डिटरमिनेंट आपने D लिखी थी उसमें। यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर 6, फिर लास्ट में 3, ये वाला 3। अब ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दिया जाता है, तो -3, 1, 1, 1, 1 एंड 3। बस अब इसे एक्सपेंड करना है, तो हम फिर अगेन रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 2 एज इट इज। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम जब हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 -1, 3 -1, फिर -3 यहाँ पर है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18 एंड 3 1 3 -3 प्लस 1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 -3, तो यहाँ कितना आएगा देखिए 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लीजिए। 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15, 15 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45। 6 -3 तो कितना बचेगा हमारे पास 3 प्लस का, 45 में 4 ऐड किया हुआ 49, 49 में 2 ऐड किया तो हो गया 52। अब D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 52। अब आते हैं D2 पे। D2 में कैसे करना है, अब की बार सेकेंड कॉलम रिप्लेस होगा 2, 6 एंड 3 से, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लीजिए 1 3 5, सेकेंड कॉलम रिप्लेस करना है हमें किससे 2 6 एंड लास्ट में 3 से। फिर थर्ड कॉलम सेम टू सेम रहेगा 1 1 एंड 3। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग रो 1, तो 1 यहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो 6 3 18 -3 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड करिए 3 3 9 -5 एंड +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करिए 3 3 9 6 5 30। अब देखिए 18 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 15, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ देखिए 30 में से जब हम 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 21, और 21 में 8 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 29, 29 में से 15 सब्सट्रैक्ट करना है हमें, इसको ऐड किया 29 हो गया, और इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ 1 बचा, कितना आ गया माइनस का 14। ठीक है, अब हम D3 निकालते हैं। D3 कैसे निकालेंगे, जो कॉलम 3 है यहाँ पर, सॉरी इसमें इसको हम 2 6 और 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो कॉलम 1 एज इट इज लिख दें 1 3 5 -3 1 एंड 1, इसको रिप्लेस करना है हमें, तो 2 6 एंड 3। अब रो 1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 3 -6,
माइनस एंड -3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड हुआ, तो कितना बच गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 6 ज़ा 30। अब आगे आते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, उससे पहले यहाँ +2 लिख देते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो माइनस का 3 लिख दीजिए, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है और माइनस के उसके आगे माइनस लगा है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ कितना बचेगा, 21 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो 3 6 63 आ जाएगा। कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे भी माइनस का 21 आएगा, ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बच जाएगा यहाँ पर, तो हमने माइनस लगा दिया। कितना लिखेंगे, 63 लिखेंगे। अच्छा यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 2 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब 63 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67, और 67 में 3 और ऐड करना है, तो ये 0 ये 70 हो जाएगा, तो ये माइनस का 70 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, d1/d मीन्स कितना हुआ, d1 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी निकाली, 52/12, ये 2 से डिवाइडेबल है, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ जाएगा, 26/6। फिर ये अगेन 2 से डिविजिबल है, चलिए हम थोड़ी सी जगह बचाते हैं यहाँ पर, ये 26 है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना आ जाएगा, 13/3। ठीक है, अब ऐसे ही y निकालते हैं। y की वैल्यू क्या थी, d2/d, d2 की वैल्यू हमने निकाली कितनी, -14, और d की वैल्यू है 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, कितना आ जाएगा, -7/6। अब इसी तरह z की वैल्यू निकालते हैं। z क्या होता है, d3/d, d3 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, -70, और d की वैल्यू है 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, अगेन डिविजिबल है नहीं, कितना हो जाएगा, -35/6। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 13/3, y की वैल्यू कितनी आई, -7/6, एंड z की वैल्यू कितनी आई, -35/6। ये रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कि अगर आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें वेरिएबल भी 3 है x y z, तो आपको ये कैसे फाइंड करें कि वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशंस दी हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए जो इक्वेशन है उससे 3 इक्वेशंस दी हैं, उससे हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जैसे पीछे वाले सवाल में हमने बनाई डिटर्मिनेंट, और जो है d1 बनाएंगे, पीछे वाले सवाल में आप देखेंगे d2 और d3 बनाएंगे। तब हम ये देखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो जो इक्वेशंस है वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी, और उसका सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, यूनिक होगा, और जो सोल्यूशन x y z निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे जैसे हम पीछे भी निकाल रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तब एट लीस्ट 1 डिटर्मिनेंट, कौन कौन सी जो हम बनाएंगे, d1 d2 और d3, इसमें से कोई सी भी एक नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर है तो हम सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर d भी 0 है और d1 d2 d3 भी 0 है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी का केस है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी, और उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है
वो मैनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड या ABCD, वो जो है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइव एक्स प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। तो देखिए जैसे पीछे हमने डिटर्मिनेंट बनाई, सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है -3, z का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 -3 और 1। फिर x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ y का कोएफिशिएंट है 1, z का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट है 5, y का कोएफिशिएंट है 1, z का कोएफिशिएंट है 3। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड हम पीछे सीखते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा रो 1 के अलॉन्ग हम चलिए यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, क्या आ जाएगा 1 1 1 3। फिर माइनस और -3 ऑलरेडी है, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो हाइड होगा तो 3 5 1 3, 3 5 1 and 3 again +1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो 3 5 1 1, यहाँ आ जाएगा 1, 3 -1, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 3 3 9 -5 +1 3 -5, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 4 3 कितना होता है 12, प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में से 3 जो है सब्सट्रैक्ट होगा 5 में से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, नॉट इक्वल टू 0 आ गई। देखिए अब ये d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। तब हम क्या कहेंगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। d इज नॉट इक्वल टू 0, सो system of equation is consistent। यही आंसर हो जाएगा। ये सवाल हुआ कंसिस्टेंसी पे। अब आगे हम लोग एक सवाल और पढ़ेंगे जिसमें इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। x minus 3y plus 2z is equals to 4, 2x plus y minus 3z is equals to -2, 4x minus 5 plus z is equals to 5। अब हमें इसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। x के साथ क्या है 1, यहाँ y के साथ क्या है -3, z के साथ क्या है 2, यहाँ x के साथ है 2, y के साथ है 1, z के साथ है -3, x के साथ है यहाँ 4, यहाँ -5 है, यहाँ 1 है। अब देखिए हम रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगा 1 -5 -3 एंड 1। माइनस फॉर्मूले में होता है एक्सपेंड जब करते हैं तो, और -3 यहाँ ऑलरेडी है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड होगा तो 2 4 -3 1, 2 4 -3 एंड 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड होगा तो 2 4 1 -5, 2 4 1 -5, 1, ये जो है 5 3 15, दोनों ही माइनस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, बट जो एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ माइनस आ जाएगा।
ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 3 12, माइनस का 12 फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो वो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2 जब करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का 3, 12 प्लस 2 हुआ 14, प्लस 2 इंटू माइनस 14, ये हुआ माइनस 14, 14 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, कैरी गया 1 और 3 1 3 प्लस 1 4, फिर ये माइनस में आ जाएगा, 28 हो गया। अब देखिए 28 और 14 ऐड करिए तो कितना हो जाता है, 28 और 14, 8 4 2 और कैरी गया 1, ये हो गया 4, मीन्स क्या हुआ 42 माइनस का और ये प्लस का 42 कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है इज इनकंसिस्टेंट, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो ये लास्ट टॉपिक था, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर्स के जो भी सवाल हैं वो लगाइए, जो अगर कोई क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।